होंगे हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर है और यहीं से मैं पूरी अपडेट आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर देखेंगे इन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लेकर चयन प्रक्रिया के बारे में पूरा दिशा निर्देश दिया है कि किस प्रकार ये सिलेक्शन प्रक्रिया करेंगे। देखिए साथियों, अभी तक इसका आवेदन अगर आपने नहीं किया तो आवेदन कर लीजिए। आवेदन इनका जो है 16 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी इन्होंने इसके बारे में बताया है कि किस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना अंतर्गत जो आवेदन किए हैं उनका किस प्रकार चयन प्रक्रिया होने वाला है। सबसे पहले देखिए, इस बार जो चयन प्रक्रिया होगा 24-25 के लिए, इसमें ऑलरेडी लिस्ट आ चुका है कि कितने लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें आप जानते होंगे अलग अलग कई प्रकार की योजना है, जैसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इन सबको मिलाकर यहाँ पर बताया गया है कि एक योजना के तहत, जैसे कोई अगर लोग जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अप्लाई करता है तो उसमें 2000 लोगों का सिलेक्शन होगा। कोई महिला उद्यमी योजना के तहत करता तो उसमें 2000 होगा। मतलब 2-2 के हिसाब से चारों को मिलाकर 8000 लोगों का जो है सिलेक्शन इसमें होने वाला है। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनको अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन मांगा गया है, तो इसमें 1247 लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। तो कुल मिलाकर पांचों प्रकार के कैटेगरी को मिलाकर आप देखेंगे तो 9247 लोगों का इस बार जो है सिलेक्शन प्रक्रिया होने वाला है। बाकी नीचे आएंगे 3 नंबर पेज में इन्होंने बताया है योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले का जो चयन प्रक्रिया होगा वो किस प्रकार होगा, देख लीजिए। यहाँ पर ये कुछ निम्नलिखित चरण है, इस माध्यम से आप सभी का जो है सिलेक्शन प्रक्रिया होगा। सबसे पहला चीज है कि उद्यमी योजना का जो पोर्टल है इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। मतलब अभी आवेदन इनका चल रहा है, आवेदन जो लोग करेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन जो प्राप्त होंगे, इसके विरुद्ध क्या है कि जिलावार निर्धारित लक्ष्य रखा गया है कि भाई किस जिला में कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, तो उसके अनुरूप क्या होगा कि आवेदनों का प्रारंभिक रूप से जो है चयन कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर लक्ष्य रखा जाएगा कि भाई हर जिला में हमें जो है 200 लोगों का सिलेक्शन करना है। तो ये ऑलरेडी जो है फिल्टर कर लेंगे कि भाई कि पटना जिला में कितने आवेदन आए हैं, पटना जिला का एक अलग लिस्ट बना ली जाएगी। सीतामढ़ी में कितने आए हैं, गोपालगंज में कितने आए हैं, इसका एक अलग लिस्ट बना ली जाएगी। और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग रैंडमाइजेशन जब होगा तो उसमें उतने ही लोगों का उस जिला से सिलेक्शन होगा जितना ये लोग जो है प्रारंभिक लक्ष्य रखेगी, और इस लक्ष्य में जितने लोगों का ये चाहेंगे सिलेक्शन हो उतने लोगों का ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन पद्धति के द्वारा किया जाएगा। मतलब क्या ये कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन पद्धति क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसके तहत होता ये है कि पहले आप जानते होंगे गांव देहात में या अभी भी लॉटेज सिस्टम कहीं भी आप देखते होंगे तो वहां पर क्या होता है कि जितने लोगों का नाम होता है एक बड़ा सा डब्बा रख लिया जाता है। उस सब का क्या है कि अलग अलग नंबरिंग होता है, इसमें रख लिया जाता है और एक इसमें से निकाला जाता है, इस बाल्टी में से जिसका नाम आता है उसको पड़ जाता है। सेम उसी अकॉर्डिंग ये कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन वैसे ही काम करेगा। जितने लोगों ने आवेदन किया उन सबका आवेदन उस कंप्यूटर में डाला जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एक बटन जब टिपेंगे तो कंप्यूटर महाराज क्या करेंगे, ऑटोमेटिक एक डाटा निकाल देगी कि भाई इस कैटेगरी में इन लोगों का नाम आया है। तो जिन लोगों का भी नाम आ जाएगा उन लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें कोई धांधली नहीं होता है। काफ़ी बार आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसमें सेटिंग चलता है, कोई सेटिंग नहीं चलता है। आपके लक के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे इसमें नाम आपका आएगा तो फिर समझिए कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट में बताया है कि प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी के उपरांत जो भी आपकी वांछनीय दस्तावेज है वो सब देखा जाता है। अब उसमें भी बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, डॉक्यूमेंट सही नहीं दिए होते हैं। तो वो इसी क्रम में क्या है कि आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसके बाद बहुत सारे लोगों को छांट भी दिया जाता है और अंत में बच्चे जो भी अंतिम रूप से चयनित आवेदक होते हैं उन सभी का इसका लिस्ट जो है तैयार कर ली जाती है। अब जब फर्स्ट लिस्ट आता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन बहुत सारे लोग यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। तो फिर आपका सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाता है। फिर भी यहाँ पर सीटें बचती है तो थर्ड लिस्ट भी आता है।
है, इसमें भी अलग अलग लिस्ट जारी किया जाता है, ये समझ लीजिए। तब नाम आ जाने के बाद आगे क्या करना होता है समझ लीजिए। यहाँ पर इन्होंने बताया नोट में कि आवेदक उसी जिला में अपने परियोजना को स्थापित करे जिस जिला के वो अस्थायी निवासी है, अन्यथा आपका आवेदन रद्द किया दिया जाएगा। मतलब अगर आप सीतामढ़ी के हैं तो आपको जो उद्योग लगाना होगा आपको अपने जिला में ही लगाना होगा, ये नहीं कि आप पटना में चाहेंगे लगाना तो संभव नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अंत में आपका ये भी रद्द हो जाता है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानीपूर्वक करे। एक बार परियोजना अगर आप चयन कर देते हो उसके बाद कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आपने डिसाइड किया कि हमें जो है आटा सत्तू का जो है ये हम उत्पाद करेंगे, अब बाद में आपका ये मन हुआ कि नहीं हम इसको छोड़कर आइसक्रीम वाला काम करें, तो ये संभव नहीं होता है। उसके बाद जो जिन लोगों का भी सिलेक्शन होता है उन लोगों का जो भी परियोजना का लागत होता है वो राशि मिलती है। अधिकतम 10 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं, जिसमें 50% माफ होती है। 5 लाख रुपए सरकार को आपको चुकाने होते हैं। अब इस पैसा को लेने से पहले जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 6 दिवसीय एक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि किस प्रकार आपको उद्योग करना है, कैसे काम करनी है, ये सब बताई जाती है। अब इसमें जिन लोगों का सिलेक्शन होता है इनको 2 मौका मिलता है। अगर मान लीजिए प्रथम जब इनका प्रशिक्षण चलता है तो हो सकता है उस समय आपको समय नहीं रहे तो आप सेकेंड राउंड में भी जा सकते हैं। अगर आप दोनों में भाग नहीं लेते हैं तो वैसे स्थिति में भी आपका जो नाम है वो रद्द कर दिया जाएगा सिलेक्शन होने के बावजूद भी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब प्रशिक्षण आप कंप्लीट कर लेंगे, प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद आप सभी का जो परियोजना होगा, जो भी अपने ये अपने उद्योग का जो भी एक नाम रखेंगे भाई कि हम इस नाम से जो है अपना संस्था चलाएंगे, तो उसका एक करेंट अकाउंट आपको खुलवाना होगा। करेंट अकाउंट जब खुलवाएंगे तो आपको पोर्टल पर जाकर, अभी देखेंगे पोर्टल पर तो वो हाइड है, उस समय जब आपका सिलेक्शन होगा फिर ये करेंट अकाउंट मांगा जाएगा, वो अपने उद्योग के नाम से ही देना होगा। उसमें आपको भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से जो है आपको किए जाएंगे। प्रथम भुगतान जो आपकी होगी, प्रथम किस्त जो आपकी होगी वो अधिकतम 1.5 लाख रुपए का होगा। ये 1.5 लाख रुपए से आप क्या करेंगे, तो 1.5 लाख से आप बिजली कनेक्शन लेंगे, सेप्टिक किट होते हैं जैसे फायर वाला जो ये आता है वो सब आपको लेना होगा, जिससे आपको सेप्टिक किट के नाम से जाना जाता है। और अन्य मद में भी आपको 25,000 जो राशि है वो आपको दी जाती है। तो कुल मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए आपको पहली बार में मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि लाभुक द्वारा परियोजना स्थल किराए पर लेने की स्थिति में 6 माह का जो मासिक किराया होगा वो अधिकतम 50,000 रुपया होगा। जो न्यूनतम हो वो अग्रिम के रूप में आपको जो है दिया जाता है कि आप ये 6 महीना का आप किराया भी आप दे सके। अब ये 50,000 तभी मिलेगा जो आप किराया लेंगे, तो ये नहीं कि वो आपके माता पिता या दादा दादी आपके ही परिवार के लोगों के वो मकान है उसमें आपने किराया लिया तो फिर ये राशि आपको नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, अग्रिम नहीं आपको मिलेगा। इसके बाद जो राशि मिलेगी इसमें आप प्रथम किस्त के रूप में इसमें जहां भी आप उपयोग करते हैं उसका प्रमाण पत्र जो है 90 दिनों के अंदर में पोर्टल पर आप